नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th नागरिक का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित टोटल 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित यह हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इसके पहले मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 80 से आगे के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पार्ट 2 वाले वीडियो के लिए हमारे पास पहला सवाल है, सामाजिक विभाजन के कारण कौन सा कथन सही है। आपको बताना है सही कथन, ठीक है। किसके लिए? तो सामाजिक विभाजन के लिए बताएंगे बाबू कि सामाजिक विभाजन के कारण कौन सा कथन सही होगा। आपके ऑप्शन है, सभी लोगों के दृष्टिकोण समान होते हैं, धर्म और वर्ग में सदैव मेल होता है, किसी एक मुद्दे पर भिन्न समूहों के हित समान हो सकते हैं, या फिर सभी धर्मों में समान धार्मिक विचार होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 81 का ऑप्शन नंबर सी, किसी एक मुद्दे पर भिन्न समूहों के हित समान हो सकते हैं। किसी एक मुद्दे पर भिन्न समूहों के जो अधिकार हैं, जो उनका बाबू उद्देश्य है, वो समान हो सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। सामाजिक विभाजन के अंतर्गत किसी एक मुद्दे पर भिन्न समूहों के हित समान हो सकते हैं आता है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 82 नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय की स्थिति कैसी है। आप सभी को बताना है कि जो उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले कैथोलिक समुदाय के लोगों की स्थिति कैसी है। संपन्न और शक्तिशाली है, अमीर और शोषक है, गरीब वंचित और शोषित है, या फिर पूर्णतः धार्मिक रूप से स्वतंत्र है। राइट ऑप्शन क्या होगा बताएंगे आप सभी। तो बाबू 82 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय के लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है, वो बहुत ही जर्जर है, बहुत ही दयनीय है। और आप सभी जानते हैं बाबू कि जिन लोगों की स्थिति बहुत ही खराब होती है, जर्जर होती है, वे लोग गरीब होते हैं, वे लोग सामान्य सुख सुविधाओं से वंचित होते हैं, उनके पास मूल सुख सुविधाएं भी नहीं होती हैं। एक इंसान के पास जो मूल सुख सुविधाएं होती हैं, वो सुख सुविधाएं भी गरीब लोगों के पास नहीं होता है, निर्धन लोगों के पास नहीं होता है। बाबू, मूल सुख सुविधा क्या हो सकता है एक इंसान के लिए? मूल जो सुख सुविधा है वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है शरीर पर वस्त्र, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए आश्रय। तो बाबू, अगर हम बात करें गरीब का, तो गरीब व्यक्ति के पास ना तो पहनने के लिए अच्छे वस्त्र होते हैं, खाने के लिए अच्छे भोजन होते हैं, और ना ही रहने के लिए आश्रय होता है। आप टीवी, पंखा, गाड़ी, घोड़ा ये सब छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल और केवल मूलभूत सुख सुविधाओं का। गरीब लोगों के पास जो मूलभूत सुख सुविधाएं होती हैं वो भी बाबू पर्याप्त रूप से नहीं होती है, बहुत ही वो कम स्थिति में, बहुत ही दोस्तों वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही मैनेज करके अपने जीवन को जीते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं। तो यहाँ पर बाबू जो उत्तरी आयरलैंड है, इस क्षेत्र में रहने वाले कैथोलिक समुदाय के लोगों की जो स्थिति थी वो ऐसे ही थे, यानी कि बहुत ही खराब थी। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा गरीब, वंचित और शोषित। आप सभी को पता है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनका शोषण अमीर व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं वो उनके शारीरिक परिश्रम के द्वारा उन्हें पैसे देते हैं। गरीब वर्ग के लोग
अमीर वर्ग के पास जाकर बाबू शारीरिक परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले अमीर वर्ग के लोगों के द्वारा उन्हें परिश्रम के बदले पारिश्रमिक मिलता है, पैसा मिलता है और उसी से गरीब परिवार का घर चलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं, वो गरीबों का शोषण करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी वो मजबूरी है। हम इसका शोषण कर सकते हैं क्योंकि इसको पैसा चाहिए और पैसा के लिए हम कुछ भी करा सकते हैं। देखिए, गरीब व्यक्ति सोचता है कि अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन काम कराने वाला जो व्यक्ति है, पूंजीपति जो व्यक्ति है, वो बाबू इतना ज़्यादा काम करवाता है गरीब लोगों से कि आप समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जो निश्चित समय होता है ना काम करने का, उससे भी ज़्यादा समय तक गरीब लोगों से काम कराया जाता है अमीर लोगों के द्वारा। और जितना काम एक गरीब व्यक्ति करता है उस काम के बदले उतना पर्याप्त रूप से पैसा उन्हें नहीं मिलता। उसी को कहा जाता है शोषण। और जिस व्यक्ति का शोषण होता है हम कहते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, तो वो व्यक्ति शोषित है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए अगले नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। बोला गया है नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों में कौन सा अंतर नहीं पाया जाता। आपको उस अंतर को बताना है जो अंतर नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है धार्मिक भिन्नता, वर्गीय समानता, सामाजिक टकराव या फिर सांस्कृतिक भिन्नता। तो 83 का राइट आंसर होगा सामाजिक टकराव। ठीक है, नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों में बिल्कुल भी सामाजिक टकराव वाला अंतर नहीं पाया जाता क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय में रहने वाले लोगों में गरीब और अमीर दोनों ही शामिल है। कैथोलिक वर्ग में गरीब और अमीर दोनों शामिल है और प्रोटेस्टेंट समुदाय में भी गरीब और अमीर दोनों ही शामिल है। गरीब और अमीर शामिल होने के कारण इनके हित बिल्कुल भी समान नहीं होते बल्कि असमान हो जाते हैं। और जब इनके हित असमान हो जाते हैं, इनका उद्देश्य बदल जाता है, तो उद्देश्य बदल जाने के कारण ही बिल्कुल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच सामाजिक टकराव नहीं होता है। तो याद रखेंगे 83 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर सी को आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अगले सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। 84 नंबर के सवाल में आपसे कहा गया है उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच संघर्ष का कारण क्या है। संघर्ष का कारण आपको बताना है। भाषा है, क्षेत्रीयता है, धर्म और वर्ग का मेल है या फिर शिक्षा का स्तर है। तो बाबू इसका सही आंसर होगा धर्म और वर्ग का मेल। उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच संघर्ष का जो मुख्य कारण है वो है धर्म और वर्ग का मेल। तो याद रखेंगे 84 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए 85 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नीदरलैंड में धार्मिक टकराव क्यों नहीं होता। बाबू नीदरलैंड एक देश है, आपको बताना है कि उस देश में धार्मिक टकराव क्यों नहीं होते हैं। बिल्कुल भी उस देश में रहने वाले लोग धर्म को लेकर क्यों नहीं लड़ते हैं, आपको यही बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है सभी एक ही धर्म मानते हैं, वहाँ धर्म और वर्ग का कोई मेल नहीं है, वहाँ कोई गरीब नहीं है या फिर वहाँ केवल प्रोटेस्टेंट रहते हैं। तो सही आंसर 85 का हमारा होगा वहाँ धर्म और वर्ग का कोई मेल नहीं है, इसी कारण नीदरलैंड देश में धार्मिक टकराव नहीं होता। तो करेक्ट आंसर 85 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, याद करते आप सभी चलेंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 86 नंबर के सवाल में आपसे कहा गया है टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं। इस कथन का सही आशय क्या है। बाबू आपके सामने एक कथन है, कथन में बताया गया है टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं। आपको बताना है कि इस कथन का आशय क्या होगा, सही आशय क्या होगा। ऑप्शन है
लोकतंत्र में केवल टकराव होता है, लोकतंत्र में कभी सामंजस्य नहीं होता, लोकतंत्र में टकराव के बाद नीतियां बनती है, या फिर लोकतंत्र में टकराव नहीं होना चाहिए। तो बाबू 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में टकराव के बाद नीतियां बनती है। लोकतंत्र में कई संघर्षों के बाद सामंजस्य स्थापित होता है। तो यहाँ पर जो आप कथन देख रहे हैं, टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं, इसका सही आशय जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। लोकतंत्र में टकराव के बाद नीतियां बनती हैं। लोकतंत्र में कितना भी संघर्ष क्यों ना है, कितना भी ऊंच नीचे, बिल्कुल भी उतार चढ़ाव क्यों ना है बाबू, उतार चढ़ाव आने के बाद भी नीतियां बनी जाती हैं, नियम बन ही जाते हैं। किसमें? तो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में, और लोग उसे अपनाते भी हैं। तो 86 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी किया था तो नोटबंदी होने से देश के सभी लोग बाबू असंतुष्ट हो चुके थे, वो अपने सरकार से नाराज हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि नोटबंदी हो, वो नहीं चाहते थे कि नोट चेंजिंग हो, नोट में बदलाव हो। लेकिन फिर भी इन संघर्षों के बाद जो मोदी जी हैं उन्होंने संघर्ष किया और लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में संघर्ष करके उन्होंने इस नियम को प्रतिपादित कर दिया, अर्थात जो नोट चेंजिंग वाला नियम है उसे उन्होंने पूरा कर दिया और सभी लोगों ने नोटबंदी को अपनाया भी, और नोटबंदी के बाद जो नया नोट निकल कर आया उसे सभी लोग बाबू अपनाए भी। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में नीतियां बनती तो है, लेकिन सामाजिक टकराव के कारण, आप समझ सकते हैं कि संघर्ष के कारण। ठीक है, संघर्ष के कारण, क्योंकि लोकतंत्र किसके कारण चलता है? लोकतंत्र जनता के कारण चलता है। अगर सरकार का कोई काम जनता के हित के लिए होगा तो जनता उसे अपनाएगा। अगर सरकार द्वारा चलाया गया कोई काम या नियम बिल्कुल भी जनता के हित के लिए नहीं होगा तो जनता उसका विरोध करेगा। जब भी सरकार कोई नियम बनाता है या कोई भी बाबू वो नीति अपनाता है और वो नीति बिल्कुल भी उस देश के लोगों के हित में नहीं होती तो देश के लोग संघर्ष करते हैं, और उन लोगों से जो देश का सरकार होता है वो भी संघर्ष करता है और किसी भी तरीके से अपने नीति को, अपने नियम को स्थापित कर ही देता है। हाँ, अगर वो नीति खराब होती है, अगर वो नीति बिल्कुल भी सही नहीं होती, बिल्कुल भी वो नियम सही नहीं होता, तो सरकार को अपना नीति बदलना पड़ता है, सरकार को अपना नियम वापस लेना पड़ता है, क्योंकि उसका विरोध जनता करती है और जनता इतना ज़्यादा विरोध करती है कि अंततः सरकार को अपना नियम बदलना पड़ जाता ही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नीतियाँ हमारे समझ से बाहर हो, हमें नहीं पता कि ये नीतियाँ सरकार के द्वारा क्यों अपनाया जा रहा है, तो बाबू सरकार क्या करती है कि लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में अपने देश के लोगों के साथ संघर्ष करके उस नीति को प्रतिपादित करती है, उस नियम को बाबू लागू करती है, और जब उस नियम को लागू कर देती है तो बाद में लोगों को पता चलता है कि नहीं, यह जो नियम है वो हमारे हित के लिए है, वो हमारे लिए ही सही है। तो उसके बाद समाज में, उसके बाद देश में यह नियम बाबू लागू हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। 87 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होने में क्या कठिनाई आई। पिछड़ों कहने का मतलब जो काफ़ी गरीब लोग होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी खाने के लिए बाबू पर्याप्त रूप से भोजन नहीं होता, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग में बाबू काफ़ी आपको मिलेंगे अशिक्षित व्यक्ति। देखिए पिछड़ा वर्ग, ये वर्ग पीछे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये बाबू शिक्षा से दूर होते हैं, इनके पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं होता। शिक्षा ना होने के कारण ही यह केवल शारीरिक परिश्रम करके ही अपना पेट चलाते हैं और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। उनको हर प्रकार का अधिकार नहीं मिलते जो एक समान इंसान को मिलता है, इसीलिए इन्हें पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो कहा गया है पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होने में क्या कठिनाई आई थी। तो याद रखेंगे बाबू, सही आंसर होगा लंबा संघर्ष और विरोध। पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होने में लंबा संघर्ष और विरोध करना पड़ा था, यही कठिनाई आई थी। तो राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है
मंडल आयोग की सिफारिशें किस उद्देश्य से थी? मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी वो किस उद्देश्य से थी, आपको उस उद्देश्य को बताना है। धार्मिक समानता बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में फीस घटाने के लिए, पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, या फिर सभी जातियों को समान अवसर देने के लिए। तो सही आंसर 88 का होगा पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए। मंडल आयोग की सिफारिशें जो थी वो थी पिछड़ों को आरक्षण देने के उद्देश्य से। तो सही आंसर 88 का बाबू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी याद रखेंगे। ठीक, चलिए 89 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे था? आपको बताना है बाबू की जो काका कालेलकर आयोग है उस आयोग का संबंध किससे था? विदेशी नीति से था, आरक्षण के सुझाव से था, शिक्षा नीति से था, या फिर धार्मिक सुधार से था? तो 89 का राइट आंसर होगा आरक्षण के सुझाव। क्या होगा? आरक्षण के सुझाव याद रखेंगे। काका कालेलकर आयोग का संबंध आरक्षण के सुझाव से था। तो राइट आंसर 89 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। चलिए 90 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है लोकतंत्र में नीतियां कैसे बनती हैं? तो बाबू मैंने आप सभी को बताया ना, लोकतंत्र में जो नैतिक नीतियां होती हैं, नैतिक जो हमारे हित के लिए होती है, जो हमारे हित के लिए नीतियां होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में नीतियां कैसी बनती है? तो लंबे संघर्ष और सामंजस्य के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो लंबे संघर्ष और सामंजस्य के माध्यम से ही लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में सरकार के द्वारा नीतियां बनती है। तो राइट आंसर 90 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 91 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है राजनीति में जाति के प्रभाव को किस रूप में देखा जाता है? राजनीति शासन व्यवस्था में जाति के प्रभाव को किस रूप में देखा जाता है? आर्थिक रूप से देखा जाता है, सामाजिक रूप से देखा जाता है, राजनीतिक दिशा निर्धारण के रूप में देखा जाता है, या फिर धार्मिक रूप से देखा जाता है? तो याद रखेंगे बाबू, राजनीति शासन व्यवस्था में जाति के प्रभाव को देखा जाता है दिशा निर्धारण के रूप में। किस रूप में? दिशा निर्धारण के रूप में। तो 91 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है, राजनीतिक दिशा निर्धारण के रूप में ही राजनीति में जाति के प्रभाव को देखा जाता है। बाबू राजनीति में जो नेता होते हैं, राजनीति में जो नेता नायक होते हैं, वो ये देखते हैं कि किस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। जिस जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा होता है वो क्या करते हैं कि उस जाति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन जाति के लोगों पर ज़्यादा वो स्नेह देते हैं, ज़्यादा उन्हें समर्थन देते हैं, ताकि उन लोगों से उन्हें वोट मिले, उन लोगों के द्वारा वोट की प्राप्ति हो, मतदान मिले और वो विजयी हो और उनकी सत्ता फिर से स्थापित उस क्षेत्र में हो सके। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 92 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है 70 के दशक में दलितों की पीड़ा को किस कवि ने अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया? आपके ऑप्शन है बाबू, सूरदास ने, नामदेव ढसाल ने, तुलसीदास ने, या फिर कबीर ने? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नामदेव ढसाल ने। किसने? नामदेव ढसाल ने। याद रखेंगे 70 के दशक में दलितों की पीड़ा को नामदेव ढसाल नामक कवि ने ही अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया था। तो सही आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 93 नंबर के सवाल पर चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें बोला गया है नामदेव ढसाल की कविता का मुख्य संदेश क्या था? मुख्य संदेश क्या था? समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, दलितों के संघर्ष और उत्पीड़न की पहचान करना, जातिवाद का समर्थन करना, या फिर सांस्कृतिक समृद्धि का विचार करना? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा बी, दलितों के संघर्ष और उत्पीड़न की पहचान करना और उन्हें समाज में वो अधिकार दिलाना जो अधिकार अभी तक उनको नहीं मिल रहा था। ये संदेश कौन दे रहा है? तो बाबू ये संदेश नामदेव ढसाल नामक कवि अपने कविता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को, अगर दलित और महादलित के लोगों को बिल्कुल भी लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में सरकार के द्वारा उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उन्हें समाज में जो अधिकार है वो नहीं दिया जाएगा, तो वो पीछे ही रह जाएंगे, वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो बिल्कुल भी समाज के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो पिछड़े
पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, जो लोग दलित या महादलित वर्ग के होते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। उन्हें भी समाज में एक विशेष स्थान देने का काम सरकार को करना चाहिए, ताकि वो भी शिक्षित हो और वो भी अपने आप में बदलाव लाएं और अपने आप में बदलाव लाकर समाज को समृद्ध बनाएं। हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जितने ज़्यादा लोग पिछड़े वर्ग के होंगे, अत्यंत पिछड़ा होंगे, दलित या महादलित समुदाय के होंगे, तो बाबू हमारा देश बिल्कुल भी विकसित नहीं हो सकता है, हमारा देश बिल्कुल भी समृद्ध नहीं हो सकता है। समृद्ध तभी होगा जब हमारे देश में गरीबों की संख्या कम होगी, जब हमारे देश में बाबू गरीबी धीरे धीरे मिटेगी, जब हमारे देश में लोग अशिक्षा से शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। तो ये काम करेगा कौन? तो बाबू ये काम करेगा भारत देश की सरकार। भारत ही नहीं, जिस देश की सरकार है उस देश की सरकार ये काम करेगी, उन पर ध्यान देगी और उन्हें शिक्षा से अवगत कराएगी, ताकि अगर वो शिक्षा नहीं प्राप्त किए तो उनके बच्चे शिक्षा को प्राप्त करके समाज में एक नया पहचान बनाएं और अपने परिवार की स्थिति को बदल कर काफ़ी उसे एक नया स्वरूप दें और समाज को उससे मोटिवेशन भी मिले, समाज को उससे एक प्रेरणा भी मिले। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबू, आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है 70 के दशक के पूर्व भारतीय राजनीति किस समूह के बीच झूलती रही? मुस्लिम और हिंदू के बीच, संवर्ण जातियों के बीच, दलित जातियों के बीच, या फिर शहरी और ग्रामीण वर्ग के लोगों के बीच? तो राइट आंसर होगा बाबू सवर्ण जातियाँ। सवर्ण जातियाँ किसे कहते हैं? सवर्ण जातियाँ उन जातियों के लोगों को कहा जाता है, सवर्ण जातियाँ उस जाति को कहा जाता है जिस जाति के लोगों को विशेष प्रकार के, सभी प्रकार के विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें बाबू समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, उन्हें हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं, उन्हें ही बाबू कहा जाता है संवर्ण जातीय। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। 70 के दशक के पूर्व भारतीय राजनीति संवर्ण जातीय समूह के बीच झूलती रही थी। तो राइट आंसर 94 का होगा ऑप्शन नंबर बाबू बी। संवर्ण जातीय याद रखेंगे, संवर्ण जातीय कहा जाता है अमीर वर्ग के लोगों को। जो लोग अमीर होते हैं, जिन लोगों को हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, जिन लोगों को समाज में स्थान प्राप्त है, जो लोग एजुकेटेड होते हैं और साथ ही उनके पास बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं होती, उनके पास हर प्रकार के बाबू सुख सुविधाएं अवेलेबल होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है संवर्ण जातीय। ठीक, याद रखेंगे। यहाँ पर संवर्ण का संबंध बिल्कुल भी गोरे या काले से नहीं है। अगर कोई व्यक्ति काला है, उसके पास हर प्रकार का सुख सुविधा है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं है, उसके पास पर्याप्त से भी अधिक पैसा है, तो आप उसे संवर्ण जाति के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 95 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है 95 नंबर के सवाल में 1967 तक भारतीय राजनीति में किस जाति का वर्चस्व था? वर्चस्व कहने का मतलब है अधिपत्य, अधिपत्य यानी कि अधिकार था 1967 तक। तो राइट आंसर होगा बाबू संवर्ण जातियाँ। 95 का सही आंसर क्या होगा? संवर्ण जातियाँ। 1967 तक भारतीय राजनीति में संवर्ण जातियों का वर्चस्व था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है 1970 और 1990 के बीच भारतीय राजनीति में कौन सा संघर्ष प्रमुख था? संघर्ष कौन सा प्रमुख था बाबू बताइए तो? सवर्ण और आदिवासी वाला, सवर्ण और पिछड़ी जातियों का सत्ता संघर्ष वाला, हिंदू और मुस्लिम का संघर्ष वाला, या फिर किसान और व्यापारी के संघर्ष वाला? तो 96 का सही आंसर होगा हमारा सवर्ण और पिछड़ी जातियों का सत्ता संघर्ष वाला। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। 97 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें बाबू कहा गया है 90 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व बढ़ा? बताइए। 90 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व बढ़ा, किसका आधिपत्य बढ़ा, किसका बाबू अधिकार बढ़ा था? तो सही आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बाबू बी, दलित और पिछड़ी जातियों का। किसका? दलित और पिछड़ी जातियों का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद करते चलेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी किताब से लिए गए हैं। बोला गया है 98 नंबर में
दलितों की राजनीति में जागृति की अवधारणा किस समय से प्रमुख हुई? 1960 के दशक से 1970 के दशक से 1980 के दशक से या फिर 1990 के दशक से? तो सही आंसर 98 का बाबू क्या होगा हमारा? तो 1990 के दशक से। ठीक है, याद रखेंगे। दलितों या महादलितों की राजनीति में जागृति की अवधारणा अर्थात दलित वर्ग में आने वाले लोगों को समाज में एक विशेष स्थान, एक विशेष अधिकार प्राप्त करने की अवधारणा 1990 के दशक से प्रमुख हुई थी। तो राइट आंसर बाबू 98 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 99 नंबर सवाल है, भारतीय राजनीति में संवर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष कब चला? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बाबू 1970 से 1990। 1970 से 1990 तक चला था। 1970 से 1990 तक के राजनीति में संवर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष चला था। आप समझ सकते हैं कि गरीब और अमीर वर्ग के लोगों के बीच संघर्ष चला था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है 90 के दशक के उपरांत दलितों के राजनीतिक विचारों ने किस क्षेत्र में प्रभाव डाला था? बताएंगे बाबू आप सभी। 90 के दशक के बाद बताना है आपको। उपरांत का मतलब बाद होता है। 90 के दशक के बाद दलितों की राजनीतिक विचारों ने किस क्षेत्र में प्रभाव डाला? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीति और नीतियों के क्षेत्र में। किसमें? राजनीति और नीतियों के क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है बाबू इसमें भारतीय राजनीति में दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकाव कब दिखाई देने लगा? झुकाव कब दिखाई देने लगा था बताएंगे। जो भारतीय राजनीति है वो कब दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकी दिखाई देने लगी थी? तो सही आंसर 101 का होगा 1970 के दशक में। कब? 1970 के दशक में। तो राइट आंसर 101 का बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें पूछा गया है 102 नंबर के सवाल में किस राज्य के संदर्भ में यह देखा गया कि राजनीति दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकी है? तो बाबू आपको यहाँ पर राज्य का नाम बता रहा है ना, तो राज्य क्या होगा? राज्य हो जाएगा बिहार। बिहार ना होगा। बिहार राज्य के संदर्भ में यह देखा गया कि राजनीति दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकी है। तो यहाँ पर आप बिहार को ही बाबू लेकर चलिएगा। ठीक है, बिहार करेक्ट आंसर होगा 102 का। 103 नंबर के सवाल में कहा गया है उत्तरी आयरलैंड में हिंसा और जातीय टकराव किस आधार पर था? आर्थिक विषमता के आधार पर, धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर, क्षेत्रीय संघर्ष के आधार पर या फिर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर? तो 103 का सही आंसर होगा धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर। तो याद रखेंगे बाबू आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 104 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय के बीच किस प्रकार का संघर्ष था? उत्तरी आयरलैंड क्षेत्र में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समुदाय के लोगों के बीच किस प्रकार का संघर्ष था? राजनीतिक विचारों वाला, धार्मिक विभाजन वाला, आर्थिक असमानता वाला या फिर ऐतिहासिक विवादों वाला? तो 104 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक विभाजन के कारण हिंसा वाला। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना। इसमें क्या कहा गया है बाबू? इसमें कहा गया है उत्तरी आयरलैंड के किस हिस्से में कैथोलिक का बहुमत था और वे किस बात की मांग कर रहे थे? बताइए, उत्तरी आयरलैंड के किस हिस्से में? उस हिस्से का नाम बताना है जिस हिस्से में उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक वर्ग के लोगों का बहुमत था और वे किसी बात की मांग कर रहे थे। आपको उस बात को भी बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाने की मांग। जो उत्तरी आयरलैंड है और जो दक्षिणी आयरलैंड है उन दोनों क्षेत्रों को आपस में मिलाने की बात कर रहे हैं। आयरलैंड को बाबू एकीकृत करने का मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 105 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे ना। चलिए 106 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है?
बाबू इसमें कहा गया है उत्तरी आयरलैंड में हिंसा और संघर्ष की समाप्ति के लिए किस वर्ष शांति समझौता हुआ था? बताइए तो। उत्तरी आयरलैंड में हिंसा और संघर्ष की समाप्ति के लिए, हिंसा और संघर्ष समाप्त हो जाए, हिंसा और संघर्ष बिल्कुल भी उत्तरी आयरलैंड वाले क्षेत्र में ना हो, शांति हो, तो बाबू शांति समझौता कब हुआ था? शांति समझौता कब हुआ था बताइए तो सही आंसर होगा 1998। 1998 में हुआ था और शांति समझौता के कारण उत्तरी आयरलैंड में हिंसा और संघर्ष की समाप्ति हो चुकी थी और बाबू उत्तरी आयरलैंड में रहने वाले समुदाय के जो लोग थे वो अब शांति से रह भी रहे थे। तो सही आंसर आपका 1998 होगा, याद रखेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया है बाबू, इसमें कहा गया है युगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय विभाजन के कारण क्या हुआ? युगोस्लाविया में, तो बाबू युगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय विभाजन के कारण राजनीतिक टकराव और शांति समझौता हुआ था। कहाँ पर? तो युगोस्लाविया में। 107 का राइट आंसर होगा। ये बाबू हुआ था जानते हैं आयरलैंड में, आयरलैंड में हुआ था, युगोस्लाविया में नहीं हुआ था बाबू। युगोस्लाविया में बाबू बिखराव हुआ था, युगोस्लाविया में विखंडन हुआ था। जो युगोस्लाविया देश है वो कई भागों में टूट चुका था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा देश का विभाजन। इस देश का सरकार अपने समुदाय के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया और ना संभाल पाने के कारण ही जो युगोस्लाविया देश है वो बाबू टुकड़ों में बट गया, यानी उस देश का विभाजन हो गया। किसके आधार पर? तो धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 107 का करेक्ट आंसर होगा। इसमें बोला गया है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना किस कारण स्वाभाविक होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू सी, विभिन्न समूहों से वायदे और समर्थन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामाजिक विभाजनों की बात करना किस कारण स्वाभाविक है? तो विभिन्न समूहों से वायदे और समर्थन प्राप्त करने के लिए ही स्वाभाविक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। लोकतंत्र में जब किसी सरकार का गठन होता है तो वो सरकार क्या करता है? वो सरकार अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत ही बाबू, बहुत ही उनका समर्थन करता है, बहुत ही उन्हें आश्वासन देता है और उनका दिल जीतने का प्रयास करता है। दिल जीतने के लिए वो कई प्रकार के वायदे भी करता है। वायदे करता है बिजली देने का, पानी देने का और साथ ही उनके क्षेत्र को समृद्ध और सुरक्षित करने का, उनके समृद्ध को काफ़ी अच्छे उनके क्षेत्र को काफ़ी बाबू संपन्न करने का, समृद्ध करने का। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो अगर खराब है तो उनकी आर्थिक स्थिति को भी सही करने का बाबू वो वायदे करते हैं ताकि उन लोगों से उन्हें वोट मिले और वोट के आधार पर वो उस क्षेत्र को पुनः से अपने सत्ता में ले सके, यानी कि वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, उस क्षेत्र का वो राजा बन सके, उस क्षेत्र का वो नायक बन सके। तो बाबू इसीलिए वे यहाँ पर यह स्वाभाविक होता है ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है सामाजिक विभाजन को राजनीति में किस रूप में तब्दील हो जाता है? सामाजिक विभाजन राजनीति में किस रूप में तब्दील हो जाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक विभाजन। राजनीतिक विभाजन के रूप में ही सामाजिक विभाजन राजनीति में बाबू तब्दील हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखेंगे इसमें कहा गया है बाबू लोकतंत्र में जब राजनीतिक दलों ने विभिन्न समूहों से वायदे किए तो यह किस कारण होता है? तो याद रखेंगे सभी वर्गों को समान अधिकार देने के लिए ना, सभी वर्गों को समान अधिकार देने के लिए ही होता है। तो राइट आंसर होगा ये नहीं होगा। लोकतंत्र में जब राजनीतिक दलों ने विभिन्न समूहों से वायदे किए तो यह किस कारण होता है? तो बाबू अपना सत्ता स्थापित करने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए और विजयी होने के लिए। जब उन्हें अधिक संख्या में वोट मिलेंगे, अधिक संख्या में जब उनको बाबू मत मिलेगा, मतदान जब उनको बाबू किया जाएगा लोगों के द्वारा, उनके क्षेत्र के लोगों के द्वारा, तो वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पर होगा चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चाहे वो बाबू
चाहे वो सरकार कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो सरकार क्षेत्रीय लेवल पर हो, क्षेत्रीय कहने का मतलब चाहे वो सरकार बाबू एक छोटे प्रांत के लिए हो या फिर जिला के लिए हो या फिर राज्य के लिए हो या फिर देश के लिए हो, वो क्या करता है, वो अपने क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास करता है, उनका समर्थन करता है, उनके हितों की रक्षा करने का वायदा करता है ताकि उन लोगों से उसे वोट मिल सके। जातिवाद की बात भी करता है, यहाँ तक कि जातिवाद की भावना को बाबू लेकर वो भड़काता भी है ताकि जो लोग जाति को ज़्यादा महत्व देते हैं वो लोग जाति के नाम पर उस प्रत्याशी को क्या कर सके, उस प्रत्याशी को, उस अभ्यर्थी को वोट दे सके और वो अभ्यर्थी जीत जाए और जीत कर वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर लें। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में ये ज़्यादातर होता है, बिहार में जाति बाबू बहुत ही मायने रखता है। यहाँ के जो लोग हैं वो जाति पर विशेष ध्यान देते हैं, ये नहीं ध्यान देंगे कि हम एक भारतीय हैं, हम भारतीय लोगों में जाति मायने नहीं रखता, धर्म मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो बस भारतीय वाला जो प्रतीक है, जो भारतीय वाला चिन्ह है वो मायने रखता है। हमें अपने भारत देश में बिल्कुल भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर और साथ ही बाबू गरीबी और अमीरी के नाम पर बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, एक दूसरे का बिल्कुल भी दोहन नहीं करना चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई बाबू, अगर कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो मुसलमान धर्म के लोगों का इज्जत करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें सम्मान दें, और मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो भी हिंदू धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट दें, उन्हें सम्मान दें। बाबू यहाँ पर बिल्कुल भी आप किसी धर्म पर आप उंगली ना उठाएं। हाँ, उंगली आप तभी उठाएं जब उस धर्म में आपके धर्म के खिलाफ कोई काम होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा सबसे पुराना जो धर्म है वो है सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में जो नियम है, जो नीतियां हैं, उस नीति के खिलाफ अगर कोई धर्म काम कर रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, आप उसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं कि आपका यह धर्म गलत है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि चाहे कोई धर्म है बाबू, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या फिर बाबू महावीर हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, उस धर्म में अगर आप उनके ग्रंथ को पढ़िएगा तो उस ग्रंथ में कोई भी आपको गलत बातें देखने को नहीं मिलेगी। समाज में अगर धर्म के नाम पर गलत हो रहा है, समाज में अगर धर्म के नाम पर कोई गलत चीज किया जा रहा है तो बाबू यह किया जा रहा है अशिक्षा के कारण, बिना ज्ञान के कारण। अगर जो लोग बाबू अपने धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, अपने धर्म पर ज़्यादा महत्व देते हैं, तो सबसे पहले अपने धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है उसे पढ़ लेना चाहिए। कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब, कोई भी बाबू जो संदेश देने वाला बुक है वो अपने धर्म से संबंधित कोई भी गलत संदेश नहीं देगा, चाहे धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। आप पढ़कर देख लीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में बाबू बताया जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में यह बताया जाता है कि कोई भी देवी देवता बलि नहीं मांगते। ऐसे तो बाबू आज से कई साल पहले लोग बलि देते थे, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं हमारे भारत देश में जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ही भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर बाबू बलि देते हैं, जीवों की हत्या करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए क्योंकि यह धर्म के विरोध है, यह धर्म के खिलाफ है। हमारा धर्म बिल्कुल भी इसका संदेश नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में, मुसलमान धर्म में जो भी लोग गलत कर रहे हैं तो वो क्या करें कि उस चीज़ को रोक दे, वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अल्लाह कभी भी गलत चीज़ के लिए संदेश नहीं देते हैं, गलत नीति के लिए बिल्कुल भी बढ़ावा वो नहीं देते हैं। लोग बढ़ावा देते हैं अशिक्षा के कारण, अपने अज्ञान के कारण। ठीक है, लोग देखिए, चाहे बाबू धर्म कोई भी क्यों ना हो, हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों का धर्म कोई भी क्यों ना हो, अगर वो नैतिक धर्म को अपनाएंगे और नैतिक धर्म से इस देश में रहेंगे और इस देश में रहकर काम करेंगे तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी उन पर बाबू विरोध नहीं करेगा। ठीक है, उनके लिए कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक, बस नैतिक काम होना चाहिए, धर्म से कोई मतलब नहीं है। आपका धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप नैतिक काम करिए, बस नैतिक काम वो हित के लिए होना चाहिए, देश के हित के लिए होना चाहिए, समाज के हित के लिए होना चाहिए, लोगों के हित के लिए होना चाहिए, यहाँ तक कि इस सृष्टि के, इस देश के जो बाबू पशु पक्षी है, जो जल है, जो हवा है, उसके हित के लिए भी होना चाहिए। अगर हित के विपरीत है तो बिल्कुल भी हमारा धर्म उसके संदेश के लिए नहीं है। ठीक है, उस संदेश के लिए नहीं है। आप समझ सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो मैंने बता दिया ना, लोकतंत्र में जो नायक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों का विश्वास प्राप्त करने, लोगों का बाबू वोट प्राप्त करने के लिए उन्हें काफ़ी आश्वासन देते हैं, उन्हें कई प्रकार के सपने दिखाते हैं और कई प्रकार के सपने दिखाकर उनसे वो वोट प्राप्त करते हैं ताकि वो विजयी हो सके। तो सही आंसर आपका होगा 110 का ऑप्शन नंबर सी, चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए। आते हैं इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सा सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। बताएंगे बाबू आप सभी, निम्न में से कौन सा सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो यहाँ पर 111 का सही आंसर होगा मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन वाला बिल्कुल भी तत्व नहीं है, ठीक है। सामाजिक विभाजन की राजनीति को प्रभावित करने वाला तत्व पहचान की भावना होगा, जैसे कि जातिगत पहचान हो गया, धर्म से संबंधित पहचान हो गया, रंग से संबंधित पहचान हो गया, भाषा से संबंधित पहचान हो गया, क्षेत्रीयता से संबंधित पहचान हो गया, उसकी बात हम कर रहे हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति वाला हो गया या फिर क्षेत्रीयता हो गया, तो ये सभी तत्व होंगे, लेकिन बिल्कुल भी मौसम परिवर्तन वाला नहीं होगा ना। 112 नंबर के सवाल में आते हैं, कहा गया है सामाजिक विभाजन की राजनीति किस पर आधारित होती है। सामाजिक विभाजन की जो राजनीति है बाबू वो आधारित होती है किस पर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा बहुस्तरीय पहचान पर। किस पर, बहुस्तरीय पहचान पर। सामाजिक विभाजन की राजनीति बहुस्तरीय पहचान पर आधारित होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। बहुस्तरीय पहचान कहने का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बता दिया, धार्मिक पहचान, जातिगत पहचान, रंग भेष पहचान और खान पान या फिर भाषा पहचान ना, क्षेत्रीयता पहचान भी इसी में आ सकता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को। इसमें कहा गया है उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई चेतना अन्य चेतनाओं की कीमत पर उग्र हो जाती है तो क्या होता है। तो बाबू समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 113 का ना। 114 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस देश का उदाहरण सामाजिक चेतना के संतुलित विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बाबू आप उस देश का नाम बताएंगे जिस देश में सामाजिक चेतना के संतुलित विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ बाबू बेल्जियम होगा। 114 का सही आंसर होगा बेल्जियम ना, बेल्जियम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। तो धार्मिक पहचान की प्रधानता, यही होगा जी। हाँ, हमें लग रहा है यही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, तो धार्मिक पहचान की प्रधानता। मैंने बताया बाबू कि उत्तरी आयरलैंड में कौन कौन धर्म के लोग हैं, तो बाबू कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और इन समुदाय के इन धर्मों के लोग धर्म के आधार पर, अपने धार्मिक पहचान के आधार पर लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, हिंसा करते हैं। तो यहाँ पर 115 का सही आंसर होगा धार्मिक पहचान की प्रधानता, ठीक है। तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बाबू बी को। इसमें कहा गया है सामाजिक विभाजन के मुद्दे को किस तरह से देखा जाना चाहिए। सामाजिक विभाजन का जो मुद्दा होता है उसे देखा जाना चाहिए किस तरीके से, तो बाबू देखा जाना चाहिए पहचान को राष्ट्र की मुख्य पहचान की तरीके से ना। पहचान को राष्ट्र की मुख्य पहचान की तरीके से। बाबू देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में कई प्रकार की जातियां हैं, कई प्रकार के धर्म के लोग निवास करते हैं। कई प्रकार के लोग हमारे भारत देश में ऐसे होते हैं जिनकी भाषाएं अलग अलग होते हैं, ठीक। अगर आप पंजाब क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पर आपको पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आप बाबू बिहार में चले आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को बिहारी यानी कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो वहाँ पर तमिल मलयालम बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। तो क्षेत्र के आधार पर लोगों की जो बोली है, जो भाषा है, वो अलग अलग हो जा रही है। तो बाबू अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है या फिर अगर किसी क्षेत्र के लोग अपने हित के लिए कोई मांग कर रहे हैं तो उनके हित को बिल्कुल भी जाति, धर्म, वेशभूषा या फिर उनके क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्र
की पहचान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे देश में कोई अगर मुसलमान है, कोई अगर हिंदू है, कोई अगर बाबू सिख या ईसाई है, तो वो हमारे राष्ट्र के लिए एक भारतीय है। सबसे पहले क्या है, वो एक भारतीय है। और जितना अधिकार एक हिंदू को होता है उतना अधिकार बाबू इस देश के हर एक धर्म के लोगों को भी होता है, और वो अधिकार हमारे देश के सरकार के द्वारा देना चाहिए भी। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए भी। और हमारे देश का जो सरकार है वो देता भी है। यहाँ तक कि बाबू वो ज़्यादा ही विशेष ध्यान देते हैं। हमारे देश की जो सरकार है वो बाबू सभी धर्म के लोगों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन जिस धर्म के लोग कम होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उस धर्म के लोगों पर, उस जाति के लोगों पर वो विशेष ध्यान देते हैं। उन पर वो आरक्षण भी देते हैं ताकि इस देश में रहने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कोई बाबू उन्हें परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सामाजिक विभाजन के मुद्दे को किस रूप में देखा जाना चाहिए, तो पहचान को राष्ट्र की मुख्य पहचान बताकर ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आते हैं 117 नंबर में। बोला गया है भारतीय नागरिक अपनी पहचान को किस रूप में प्राथमिकता देते हैं, केवल जाति आधार पर। भारतीय नागरिक, याद रखिएगा, भारतीय नागरिक अपनी पहचान को किस रूप में प्राथमिकता देते हैं, केवल जाति आधार पर, उपराष्ट्रीय पहचान के रूप में, सर्वप्रथम भारतीय के रूप में, या फिर धार्मिक पहचान के रूप में। तो याद रखेंगे बाबू, इसका राइट आंसर होगा हमारा सर्वप्रथम भारतीय के रूप में। तो मैंने बताया ना, कोई बाबू हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध महावीर बाद में है, पहले वो क्या है, पहले वो एक भारतीय है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि हमारे भारत देश का धर्म क्या है, तो आप क्या बताओगे, बताइए। अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि हमारे भारत देश का धर्म क्या है, तो आप बताना कि हमारे भारत देश का धर्म कोई भी नहीं है। हमारा भारत देश का जो धर्म है वो एक धर्मनिरपेक्ष है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। हमारा भारत देश क्या है, तो हमारा भारत देश बाबू एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। यानी कि किसी भी धर्म के सापेक्ष हमारा जो भारत देश का संविधान है वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश का जो संविधान है वो हिंदू धर्म का समर्थन करता है, और ऐसा नहीं है कि जो हमारे भारत देश का संविधान है वो इस्लाम धर्म का समर्थन करता है। किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो सही है, जो बाबू नीति सही है, उसका वो समर्थन करता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो मैंने जो आप लोगों को बताया, आप इस आधार पर बाबू समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रीय पहचान हो जाएगा, उपराष्ट्रीय पहचान नहीं, सर्वप्रथम भारतीय के रूप में, सर्वप्रथम भारतीय के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हमारे भारत देश में रहने वाले लोग केवल लोगों को भारतीय के आधार पर देखें, भारतीय के आधार पर अगर लोगों को देखें तो हमारे भारत देश में बिल्कुल भी हिंसा नहीं होगा। जाति के नाम पर हिंसा नहीं होगा, बिल्कुल भी गरीबी अमीरी के नाम पर हिंसा नहीं होगा, बिल्कुल भी संप्रदाय के आधार पर हिंसा नहीं होगा। अगर हमारे देश से जात पात, ऊंच नीच और रंग भेद और धर्म को हटा दिया जाए, तो भारतीयता को लाया जाए, तो हमारे देश में अगर बाबू भारतीय की पहचान सबसे पहले दिया जाए तो, और साथ ही मानवता का धर्म श्रेष्ठ रखा जाए, तो अगर कोई कहे कि हमारे भारत देश का धर्म क्या है, तो बाबू आप बताना मानवता। और मानव तो सभी है, मानव तो बाबू ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान है वो मानव नहीं है, वो भी मानव है, और जो हिंदू है वो भी मानव है। तो मानवता का धर्म होना चाहिए। मानवता का धर्म बिल्कुल भी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई से संबंधित नहीं है, बल्कि बाबू एक नैतिक धर्म से संबंधित है जो सभी धर्मों में पाया जाता है। मानवता का धर्म सभी धर्मों में ही पाया जाता है, इसलिए व्यक्ति के अंदर मानवता का धर्म होना चाहिए, और इस धर्म के आधार पर वो व्यक्ति अपने देश को समृद्ध कर सकता है और अपने देश में प्रेम की भावना को उजागर कर सकता है। ठीक है, चलिए 118 नंबर में आते हैं। बोला गया है भारत की एकता और अखंडता किस पर निर्भर करती है, किस पर बताइए। तो भारत की एकता यानी कि एक तत्व का स्वरूप और अखंडता,
अखंडता यानी कि अटूटता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखेंगे पहचान की मर्यादा और सामंजस्य पर, इसी पर निर्भर करती है भारत की एकता और अखंडता। ठीक है, पहचान की मर्यादा और सामंजस्य पर। अगर लोग अपने पहचान को मर्यादा में रखेंगे, ज़्यादा अगर देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बिल्कुल भी विद्रोह नहीं फैलाएंगे, जात पात के नाम पर बिल्कुल भी विद्रोह नहीं फैलाएंगे, केवल वो मर्यादा तक ही जात पात की बात करेंगे, मर्यादा तक ही केवल अपने धर्म की बात करेंगे, तो हमारे देश में बिल्कुल भी सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं पर जो हिंसा होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और हमारे देश के विभिन्न धर्मों के जो लोग होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह भी लेंगे और देश में कोई बाबू परेशानी आएगा भी नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ पर बाबू हमें अपनी पहचान को मर्यादा में रखना चाहिए और भारतीयता वाला जो पहचान है उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बाबू प्रश्न है, बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, यह कथन किस बात को इंगित करता है? तो याद रखेंगे यह कथन जो है वो इंगित करता है बहुस्तरीय पहचान के संतुलन के रूप में। बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं। देखिए बेल्जियम एक देश है और उस देश के अधिकतर लोग बाबू बेल्जियाई मानते हैं, तो बेल्जियाई का मतलब ये ना है कि उस देश में रहने वाले लोगों का धर्म ही बेल्जियाई है। आप ये मत समझना बाबू कि बेल्जियम देश में रहने वाले जो लोग हैं वो बेल्जियाई धर्म के हैं, नहीं। बेल्जियम देश में रहने वाले लोगों का धर्म अलग अलग है। बेल्जियाई कोई धर्म नहीं होता, बल्कि बेल्जियाई एक पहचान होता है। किसके लिए? तो अपने देश के लिए। इसी प्रकार से बाबू हमें अपने भारत देश में भी यही गुण अपनाना चाहिए। हमें अपने भारत देश में भी बाबू अपनी पहचान भारतीयता से दिखानी चाहिए। किससे दिखानी चाहिए? भारतीयता से, ना कि हिंदू, ना कि मुसलमान, ना कि सिख, ना कि ईसाई से। जिस प्रकार से बेल्जियम में रहने वाले अधिकतर लोग खुद को स्वयं को बेल्जियाई मानते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से भारत देश में रहने वाले लोग अधिकतर लोग अपने आप को अगर भारतीय मानना शुरू कर देंगे, भारत देश में रहने वाले अधिकांश लोग अपने आप को भारतीय मानना शुरू कर देंगे, तो बाबू हमारा भारत देश और ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा और ज़्यादा दोस्तों हमारा भारत देश विश्व में महान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय पहचान को हटाकर जातिगत पहचान को ले लिया जाता है और साथ ही साथ सांप्रदायिक वाला जो पहचान है उसे ले लिया जाता है, जो कि लेना बिल्कुल भी चाहिए नहीं। तो याद रखेंगे 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है बाबू, सामाजिक विभाजन को विखंडन में ना बदलने के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक विभाजन का विखंडन ना हो, ना टूटे, उसे ना बदलने के लिए, सामाजिक विभाजन को विखंडित ना होने देने के लिए क्या आवश्यक है? विखंडन में ना बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो बाबू सभी चेतनाओं को मर्यादा में रखना ना। 120 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी चेतनाओं को मर्यादा में रखना। एक बाबू एक मर्यादा के अंतर्गत रखना, ठीक है, एक सीमा के अंतर्गत रखना, अपने सीमा में रखना, जिसको हद कहा जाता है, हद में रहना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, चलिए इसमें बोला गया है सामाजिक विभाजन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बाबू सामाजिक विभाजन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है समुदाय विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं, वो वाला ना। क्या है 121 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कौन सी मांगे आसानी से स्वीकार की जा सकती है? बताइए तो कौन सी मांगे सरलतापूर्वक स्वीकार की जा सकती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबू सी वाला, जो संविधान के दायरे में हो, यानी कि संविधान का पालन करता हो और दूसरों को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। हमारे संविधान में जितने भी नियम है, जितने भी बाबू कानून है, जितने भी हमारे संविधान में बाबू जो भी उसमें बताए गए हैं, जो भी कथन है, वो कथन बिल्कुल भी दूसरों का हित के लिए नहीं है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ना, भलाई के लिए है, देश के समृद्धि के लिए ही है हमारे संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद या फिर नीति। तो सही आंसर 122 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है इसमें,
80 और 90 के दशक में भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आया? तो याद रखेंगे भारत की राजनीति में राजनीतिक परिदृश्य वाला परिवर्तन आया था। क्या आया था? राजनीति परिदृश्य वाला परिवर्तन, यानी कि राजनीति में काफ़ी बदलाव आया था, काफ़ी बाबू उसमें सुधार आया था 80 और 90 के दशक के बाद। तो 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 124 नंबर में आते हैं। कहा गया है यूगोस्लाविया के विघटन का कारण क्या था? यूगोस्लाविया के विघटन का कारण यह था कि उस देश में रहने वाले लोग जाति को, धर्म को और साथ ही अपने भाषा को ज़्यादा पहचान देते थे, और ज़्यादा पहचान देने के कारण ही अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अपना अलग अलग क्षेत्र बना लिए और अपने अलग अलग क्षेत्र बनाकर अपने अलग क्षेत्र का एक सरकार को गठित कर लिए, और इस प्रकार से यूगोस्लाविया कई खंडों में विघटित हो गया, टूट गया ना, बिल्कुल भी बाबू वो संगठित नहीं हो सका। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 124 का ऑप्शन नंबर सी, नेताओं द्वारा अव्यवहारिक मांगे उठाने के कारण ना, याद रखेंगे। यूगोस्लाविया के विघटन का कारण क्या था? तो नेताओं द्वारा अव्यवहारिक मांगे उठाने के कारण। जब नेता ही देश में भ्रष्टाचार का काम करेंगे, जब नेता ही देश में सभी धर्मों को एक समान नहीं समझेंगे, सभी धर्म के लोगों को बिल्कुल भी एक समान अधिकार नहीं देंगे, तो बाबू उसके बाद हमारे देश में धर्म जाति और पहचान के आधार पर, ठीक है, धर्म जाति पहचान के आधार पर हिंसा शुरू हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि देश को तोड़ने में देश की सरकार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, देश को विखंडित होने में। जब एक देश का सरकार बाबू विखंडित देश के टुकड़ों को जोड़ सकता है, तो देश का सरकार क्या कर सकता है? उस देश को तोड़ भी सकता है। तो बिल्कुल भी देश को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसे जोड़ने का प्रयास करना है। आइए इसमें आते हैं। इसमें है भारतीय समाज में आज भी समरसता और सामंजस्य क्यों बना हुआ है? हमारे भारत देश के समाज में आज भी वर्तमान समय में भी समरसता और सामंजस्य क्यों बना हुआ है? समाज में संतुलन क्यों बना हुआ है? क्योंकि सरकार ने सामाजिक न्याय और सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित की है, इसी कारण ना। तो सही आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बाबू आते हैं। इसमें कहा गया है अगले सवाल में, यदि भारत सरकार ने पिछड़ों और दलितों की मांगों को नज़रअंदाज किया होता तो क्या होता? तो हमारा भारत भी टूट जाता, हमारा भारत भी अखंड से खंड हो जाता, हमारे भारत देश के लोग भी अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्म के आधार पर अपना क्षेत्र बांट लेते, जिस प्रकार से पाकिस्तान बांट लिया है। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे भारत बिखराव के कगार पर होता, तो याद रखेंगे बाबू ऑप्शन नंबर सी को। इसमें कहा गया है श्रीलंका में तमिलों की न्यायपूर्ण मांगों के साथ क्या किया गया? श्रीलंका में तमिलों की न्यायपूर्ण मांगों के साथ क्या किया गया था जी? तो सही आंसर होगा बाबू, उनकी मांगों को दबाया गया था। किनकी मांगों को दबाया गया था? तो तमिल लोगों के मांगों को दबाया गया था। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। 128 नंबर सवाल में कहा गया है ताकत के दम पर एकता बनाए रखने का प्रयास किस ओर ले जाता है? तो याद रखेंगे विभाजन की ओर। किस ओर? विभाजन की ओर। 128 का राइट आंसर होगा विभाजन की ओर। आप ताकत के बल पर आप जबरदस्ती बिल्कुल भी एकता अपने देश में नहीं बनाए रख सकते हैं। आप बिल्कुल भी ताकत के बल पर और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि हिंसा के बल पर देश में एकता को आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। एकता स्थापित करने के लिए देश के लोगों में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। देश के लोगों के हितों को समझना बहुत ही आवश्यक है, उनके हितों के लिए काम करना बहुत ही आवश्यक है, और साथ ही देश में अलग अलग धर्मों के लोगों को एक समान अधिकार देना भी काफ़ी ज़रूरी है, तब जाकर हमारा देश बिल्कुल भी विभाजन की ओर नहीं जाएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आते हैं क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति को कैसे देखा जाना चाहिए? तो याद रखेंगे स्वस्थ राजनीति के लक्षण के रूप में। कैसे? तो स्वस्थ राजनीति के लक्षण के रूप में। 129 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला प्रश्न है बाबू, लोकतंत्र में लोग अपनी मांगों को कैसे उठाते हैं? तो याद रखेंगे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से। लोकतंत्र में लोग अपनी मांगों को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से उठाते हैं। तो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। संवैधानिक कहने का मतलब है समान विधान। यहाँ पर आप समान विधान मतलब आप समझ सकते हैं कि जो विधान, वैध का मतलब जो विधान मान्य है, जो भी नियम मान्य है उन नियमों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। संवैधानिक का मतलब होता है समान, संवैधानिक का मतलब होता है वैध नियम। वैध नियम, जो नियम वैध है, जो नियम सभी लोगों के लिए हित के लिए है, सभी लोगों के हित के लिए है, सभी लोगों का आप समझ सकते हैं कि उनके सुरक्षा के लिए है। ठीक है, बिल्कुल भी असुरक्षा के लिए नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे ना। चलिए बी लिख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है जी, सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति का लोकतंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू, लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति का लोकतंत्र, अच्छा अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्ति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाबू समाज समृद्ध होता है। आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 131 का। अगला सवाल है बाबू, भारत में पिछड़ों एवं दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया गया? भारत में पिछड़े एवं दलित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा को जोड़ने के लिए क्या किया गया था? यानी कि जिन लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, जिन लोगों को समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिन्हें मूल्य अधिकार से भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, उन लोगों तक समाज में पहचान दिलाने के लिए पिछड़ों एवं दलितों को किससे जोड़ने का प्रयास किया गया था? ठीक है, तो 132 कैसे आंसर होगा? सत्ता में साझेदारी के द्वारा ना, सत्ता में साझेदारी के द्वारा। भारत में पिछड़ों एवं दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाबू सत्ता में साझेदारी की गई थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। इसमें आते हैं क्या कहा गया है, बोला गया है बाबू जातिगत राजनीति का कौन सा पक्ष सकारात्मक माना गया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वंचित और कमजोर समुदायों को सत्ता में हिस्सेदारी देने वाला ना। 133 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी, जातिगत राजनीति का कौन सा पक्ष सकारात्मक माना जाता है? तो वंचित और कमजोर समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी देने वाला ही सकारात्मक माना जाता है, ना कि नकारात्मक, क्योंकि सत्ता में उसे हिस्सा दिया जा रहा है। यहाँ पर 134 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू केवल जाति पर आधारित राजनीति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ना। केवल जाति पर आधारित जो राजनीति है वो बहुत ही बाबू खराब होता है, बहुत ही बाबू अच्छा नहीं होता। तो सही आंसर होगा 134 का ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता है, यानी कि खराब होता है, यानी कि बिल्कुल भी हित के लिए नहीं होता। 135 नंबर में कहा गया है बाबू जातिगत असमानता किस प्रकार के समाजों में देखी जाती है? तो याद रखेंगे जातिगत जो असमानता है वो देखा जाता है दुनिया भर के समाजों में। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, दुनिया भर के समाज में है, दुनिया भर के लोगों में ही बाबू जातिगत जो असमानता है वो देखा जाता है, जिसे सरकार भी दूर नहीं कर सकता, क्योंकि यह लोगों का मानसिक एक सोच है ना, मानसिक एक बीमारी है जिसे बार बार समझाओ तब भी लोग समझ नहीं सकते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में लगे हुए हैं कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, एक दूसरे को लोग दिखा रहे हैं कि हम आपसे काफ़ी बेहतरीन हैं, हम आपसे काफ़ी अच्छे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। जाति व्यवस्था किस पर आधारित होती है जी? तो याद रखेंगे जाति जो व्यवस्था है वो आधारित होती है किस पर? तो बाबू आधारित होती है पेशे पर आधारित समुदाय पर। जाति व्यवस्था पेशे पर आधारित समुदाय पर आधारित होती है। अगर कोई बार बनाने वाला नाई है, उसके घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो उसे भी नाई वाला जाति का नाम दे दिया जाएगा। अगर कोई कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, उसके घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो उसे भी कुम्हार जाति से ही पुकारा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जाति व्यवस्था पेशे पर आधारित एक समुदाय पर ही संबंधित है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा।
137 नंबर सवाल है, पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है? तो याद रखेंगे वंशानुगत रूप से। वंशानुगत रूप से बाबू, अगर दादा काम किए हैं, अगर बाबू दादा काम जो है वो किए हैं कुम्हार वाला, चाहे वो काम किए हैं बाबू कारपेंटर वाला, बढ़ई वाला, दादा का जो वो बाबू दादा का जो मतलब लड़का है जिसको पिता बोल सकते हैं, ठीक है, दादा का जो लड़का है जिसे पिता बोल सकते हैं वो भी काम कर रहे हैं किसका? तो बाबू कारपेंटर का ही, यानी कि बढ़ई का भी। फिर पिता का जो बेटा है वो भी काम करने लग गया बढ़ई का भी, तो इसी को कहा जाता है वंशानुगत पेशा। क्या कहा जाता है? वंशानुगत पेशा। 3 पीढ़ियाँ आ गया, दादा से लेकर बेटा तक 3 पीढ़ियाँ आ गया, लेकिन तीनों पीढ़ियाँ अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया, एक ही काम को पकड़ कर लेकर रखा रह गया और इनके काम के आधार पर ही इनको समाज में एक पहचान मिल गया। क्या? तो बढ़ई जात के हो, ठीक है। तो सही आंसर 137 का आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ही जाता है। इसमें कहा गया है जाति की व्यवस्था का अस्थायी रूप क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे श्रम विभाजन का अतिवादी रूप है। जाति की व्यवस्था का स्थायी रूप, स्टेबल जो रूप है वो बाबू कहलाता है श्रम विभाजन का अतिवादी रूप है, टूटने का डर होता है, ठीक है। यहाँ पर 138 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी, याद रखेंगे। चलिए इसमें आते हैं, कहा गया है किसके द्वारा जाति की पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होती है? तो बाबू याद रखेंगे रीति रिवाज के द्वारा। किसके द्वारा जाति की पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होती है? तो इसका सही आंसर होगा रीति रिवाज। हाँ ठीक है, रीति रिवाज के द्वारा ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसमें कहा गया है जातियों के भीतर शादी कहाँ होती है? तो बाबू जातियों के भीतर जो शादी होती है वो होती है कहाँ पर? तो अपने ही समुदाय में, अपने ही समुदाय में होती है, ठीक है। अपने ही समुदाय के लड़का या लड़की के साथ शादी होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है जातियों में खान पान का नियम क्या होता है? जातियों में खान पान का जो नियम होता है वो अपने ही समुदाय में होता है, दूसरे समुदाय के लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। तो 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला प्रश्न है जातिगत समुदायों में पारिवारिक आयोजनों में भोजन किस प्रकार होता है? बाबू जातिगत समुदायों में पारिवारिक जो आयोजनों में भोजन होता है वो होता है एक पंक्ति में समुदाय के साथ बैठकर, एक पंक्ति में समुदाय के साथ बैठकर ही भोजन किया जाता है। आप देखे भी होंगे ना, तो याद रखेंगे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जातिगत समुदायों में पारिवारिक आयोजनों में भोजन एक पंक्ति में समुदाय के साथ बैठकर होता है। एक ही समुदाय के जो लोग होते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते हैं, ना कि दूसरे समुदाय के साथ बैठकर भोजन करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू जाति व्यवस्था भारत में किस रूप में मौजूद है? तो याद रखेंगे अस्थायी और परंपरागत रूप में, इसी रूप में जाति व्यवस्था भारत में मौजूद है, यानी कि स्टेबल है। तो 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। अगला प्रश्न है किस आधार पर जातियों की पहचान होती है? तो याद रखेंगे वंशानुगत, पेशा और रीति रिवाज के आधार पर। मैंने बताया ना, जो काम दादा किया वही काम उनका लड़का भी किया और फिर वही काम उनका बेटा भी किया। तो बाबू काम के आधार पर ही उन्हें एक जाति का नाम मिल गया, ठीक है। काम के आधार पर ही उन्हें समाज में एक जाति का ठप्पा लगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि वंशानुगत, पेशा और रीति रिवाज के कारण ही जातियों की पहचान होती है। अगला प्रश्न है जातिगत पहचान को अत्यधिक महत्व देने से क्या हानि हो सकती है? जातिगत पहचान को अत्यधिक महत्व देने से क्या हानि हो सकती है? तो बाबू लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है, लोकतंत्र काफ़ी ढीला पड़ सकता है, काफ़ी बाबू वो दुर्बल हो सकता है, लोकतंत्र की मजबूती काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो 145 का सही आंसर होगा लोकतंत्र को नुकसान वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति अपने समुदाय से बाहर शादी करता है तो समुदाय में क्या किया जा सकता है? बाबू अगर कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय से, अपने क्षेत्र के लोगों से बाहर शादी करता है तो समुदाय में क्या किया जा सकता है? तो उसे उस समुदाय से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए अगर बाबू मानकर चलते हैं, कोई अगर मानकर चलते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं चमार जाति का ना, चमार जाति को हम बोल देंगे मोची जाति। चमार खराब शब्द लग रहा है, मोची बोल सकते हैं बाबू। अगर मोची जाति का कोई लड़का या लड़की दूसरे समुदाय मतलब हम ले लेते हैं कुम्हार जाति का, कुम्हार जाति के लड़का या लड़की से शादी कर लेता है तो बाबू जो मोची जाति के
जो मोची जाति के परिवार वाले होंगे वो अपने लड़के को अपने समुदाय से बाहर निकाल देंगे, ठीक। और जो कुम्हार जाति के लोग होंगे, कुम्हार जाति के जो परिवार वाले होंगे वो अपने लड़का या लड़की को बाहर निकाल देंगे, अपने समुदाय से बाहर निकाल देंगे, यानी कि अपने जात से, अपने पात से, अपने परिवार से उसे अलग कर देंगे, ठीक है। जब कोई लड़का या लड़की उनके समुदाय से दूसरे समुदाय में विवाह शादी करता है तो देखिए उनका मानना है कि आप शादी करो तो बस अपने समुदाय में, अपने जाति में, अपने क्षेत्र में करो, ना कि दूसरे क्षेत्र में ना। तो सही आंसर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी, उसे पान से काट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, समुदाय से हटकर शादी करने वाले परिवार के साथ क्या व्यवहार होता है? तो उसे बाबू समुदाय से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 148 नंबर के सवाल में आते हैं ना, इसमें कहा गया है वर्ण व्यवस्था किसका पदानुक्रम है? तो याद रखेंगे बाबू जाति समूहों का। वर्ण व्यवस्था किसका पदानुक्रम है? तो जाति समूहों का। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा, याद रखेंगे ना। चलिए 149 नंबर में आते हैं, कहा गया है वर्ण व्यवस्था की शुरुआती व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआती व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी? तो याद रखेंगे राजनीतिक विचार पर। 149 का राइट आंसर होगा, 149 का राइट आंसर होगा बाबू श्रम विभाजन पर। किस पर? श्रम विभाजन पर, इसी पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था की शुरुआती व्यवस्था श्रम विभाजन पर आधारित थी, यही होगा करेक्ट आंसर ना। चलिए वर्ण व्यवस्था मतलब रंग रूप के आधार पर विभाजन, रंग रूप के आधार पर लोगों का समाज में बाबू विभाजन, उसी को कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। आप सभी जानते हैं कि अमीर वर्ग के लोग गोरे होते हैं, काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं, और गरीब वर्ग के लोग जो होते हैं वो काले होते हैं, वो देखने में उतने अच्छे नहीं लगते जितने कि गरीब और पूंजीपति वर्ग, जितने कि पूंजीपति वर्ग के लोग देखने में अच्छे लगते हैं। मैंने बताया ना, जिनके पास पैसा अगर आता है ना बाबू, जिसके पास अगर पैसा आ जाता है और वो व्यक्ति अगर काला भी है तो वो गोरा हो जाएगा, वो देखने में अच्छा आपको लगने लग जाएगा। और ऐसे कई उदाहरण आप लोग देखे भी होंगे। चलिए इसमें आते हैं, एक सेकंड, अरे बाप रे, इसमें देखिए बाबू क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे किस रखा गया? तो शूद्र को। बाबू हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रकार की जाति होती है, कौन कौन? तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। लेकिन शूद्र को वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि शूद्र इन तीनों जातियों से पीछे होते हैं ना। चलिए 151 नंबर में आते हैं, कहा गया है कालांतर में वर्ण व्यवस्था किस रूप में बदल गई? तो याद रखेंगे बाबू कालांतर यानी कि आज के समय में जो वर्ण व्यवस्था है वो बदल गई है, किस रूप में? तो कठिन और अस्थायी रूप में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 152 नंबर सवाल है वर्ण व्यवस्था में किस वर्ण की स्थिति सुविधाजनक रही है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा 152 का, 152 का राइट आंसर होगा ब्राह्मण। ब्राह्मण ना, मैंने बताया ना, ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मण वर्ग के लोगों का जो बाबू जीवन है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बाबू देखने में संपन्न है ना। ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ हैं। तो वर्ण व्यवस्था में इस वर्ण की स्थिति काफ़ी सुविधाजनक रही है, तो याद रखेंगे ब्राह्मण को। 152 करेक्ट आंसर होगा। 153 नंबर में कहा गया है बाबू वर्ण व्यवस्था के तहत किन जातियों को अत्यंज कहा गया है? तो याद रखेंगे दलित, दलित जातियों को ही अत्यंज कहा गया है। तो 153 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, दलित यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा गया है अत्यंज। 154 नंबर सवाल है वर्ण व्यवस्था के निचले स्तर पर किस प्रकार का व्यवहार होता था? वर्ण व्यवस्था के जो निचले स्तर पर आने वाले समुदाय के लोग हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था? तो छुआछूत वाला। कैसा? छुआछूत वाला। उनका पीना, अगर वो किसी सामान पर हाथ रखते थे तो उस सामान को छुआ नहीं जाता था समाज के लोगों के द्वारा। अगर वो किसी शादी में आ जाए तो बाबू उन्हें शादी से बाहर निकाल दिया जाता था। अगर वो मंदिर में चले जाएं तो मंदिर को धोया जाता था। इस प्रकार से छुआछूत की भावना बाबू रहती थी, किस पर? तो दलित वर्ग के लोगों पर ना, अत्यंज वर्ग के लोगों पर। उन्हीं पर बाबू कई प्रकार के छुआछूत वाली भावनाएं आरोपित थी हमारे देश के समाज के लोगों के द्वारा। तो 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगला प्रश्न है 155 नंबर में आधुनिक भारत में जातिगत बदलाव में किसका विशेष योगदान रहा? प्रश्न को बढ़िया सुन लीजिए।
प्रश्न है, आधुनिक भारत में जातिगत बदलाव में किसका विशेष योगदान रहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हमारे भारत देश में बाबू जाति के नाम पर छुआछूत की जो भावना है उसे दूर करने का जो प्रयास किए हैं वो किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे देश के सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर अगर बाबू किसी ने काम किया है, जोड़ने का काम किया है, तो वो किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के कारण ही हमारे देश के सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें सभी प्रकार के अधिकार सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। अगर सरकार उनका अधिकार को छीनना भी चाहती है तो देश का संविधान वो बचा लेता है। देश का संविधान रक्षा करता है। देश का संविधान ही हमें न्याय दिलाता है। देश के संविधान से ही हमें बाबू न्याय की प्राप्ति होती है। और ये करने वाले कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लोगों को, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, दलित या महादलित वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने समाज में पहचान दी थी। समाज में उन्होंने अधिकार दिलवाया था। समाज में उन्हें एक श्रेष्ठ स्थान दिया था और साथ ही उन्हें आरक्षण भी देश के सरकार के द्वारा प्राप्त कराया था ताकि वो अपनी स्थिति में सुधार ला सके, अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सके और देश के जो भी लोग छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना रख रहे हैं वो दूर कर सकें। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। आपको पता है कि नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया था। जो ब्राह्मण स्त्री थी, जो ब्राह्मण वर्ग की लड़की थी, उनसे ही उन्होंने विवाह किया था। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं नीची जाति से, यानी कि मोची जाति से आते हैं, जिसे चमार जाति भी कहा जाता है। उस जाति से, उस निम्न जाति से आने वाला लड़का किस जाति के लड़की से विवाह किया? तो ब्राह्मण वर्ग के लड़की से उन्होंने विवाह किया और विवाह कर कर उन्होंने समाज में साबित कर दिया कि जाति बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि बाबू व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है वो श्रेष्ठ है। व्यक्ति के अंदर जो कौशल है वो श्रेष्ठ है। व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर, अपने प्रतिभा के आधार पर समाज में अपनी पहचान बना सकता है और अपनी पहचान बनाकर किसी भी जाति में, किसी भी समुदाय में जाकर वो विवाह कर सकता है। अपने योग्य के लड़की से वो शादी कर सकता है। इंटरकास्ट में शादी कर सकता है। इंटरकास्ट में शादी करने से क्या होगा कि समाज में घनिष्ठता बढ़ेंगी, समाज में एक तत्व बढ़ेगा और एक तत्व बढ़ने से बिल्कुल भी समाज में विखंडन का स्वरूप उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें धर्म का, तो हमारा धर्म बिल्कुल भी इसका संकेत नहीं करता, इसका संदेश नहीं देता। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बिल्कुल भी यह नहीं कहा जाता कि आप दूसरे समुदाय में जाकर शादी कीजिए, आप दूसरे धर्म से शादी कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी कहा नहीं जाता। हाँ, ये भले आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका गोत्र एक है, गोत्र देखा जाता है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। लड़का का गोत्र अगर हिंदू धर्म में कश्यप है, अगर लड़की का भी गोत्र कश्यप है तभी शादी होता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। आप धर्म का, समुदाय का, जात पात का तो बात हटाइए दीजिए। तो धर्म इसका बिल्कुल भी संकेत नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें कानून का, संविधान का, तो संविधान संकेत देता है कि आप दूसरे समुदाय के लड़के या लड़की से भी शादी कर सकते हैं और इसके लिए आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगेगा, कोई भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर लड़का लड़की दोनों राजी है, तो दोनों अपने मन से शादी किया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है बाबू, वर्ण व्यवस्था में उपजातियाँ किस प्रवृत्ति का परिणाम है? उपजातियाँ किस प्रवृत्ति का परिणाम है? तो समुदाय का अतिवादी रूप है, इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। 156 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। 157 नंबर सवाल है बाबू, निम्न में से कौन से समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्य किया? तो याद रखेंगे पेरियार रामास्वामी नैयर ने। किसने? पेरियार रामास्वामी नैयर ने ही किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, किस कालखंड में दलितों में जागृति आई और सामाजिक बदलाव शुरू हुए? तो बाबू इसका सही आंसर होगा 158 का ऑप्शन नंबर सी, 20वीं सदी का उत्तरार्ध। इस कालखंड में ही दलितों में जागृति आई, दलितों में जागृति की भावना आई। उन्होंने अपने हक को मांगना शुरू कर दिया, अपने अधिकार पर उन्होंने जोर डालना शुरू कर दिया और इस प्रकार से हमारे देश के समाज में बदलाव आए। अगला प्रश्न है 159 नंबर में बाबू, जाति व्यवस्था में बदलाव
के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक जागृति। यहाँ पर हमारा 159 करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित या महादलित वर्ग के लोगों को पीछे रखा गया समाज के श्रेष्ठ वर्ग के लोगों के द्वारा, और ये लोग शिक्षा के अभाव में पीछे रहे, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़े। लेकिन दलित वर्ग में ही एक ऐसा महापुरुष आया, एक ऐसा संतान जन्म लिया जिसने अपने दलित वर्ग के समुदाय को समाज में एक श्रेष्ठ स्थान दिया। वो बाबू आज संसार में नहीं है, वो आज संसार में जिंदा नहीं है, हमारे बीच जिंदा नहीं है, लेकिन वो ना होते हुए भी आज भी अपने समुदाय के लोगों को विशेष स्थान दे रहे हैं समाज में। उनके द्वारा ही पिछड़े वर्ग के, दलित या महादलित वर्ग के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्हें समाज में स्थान मिल रहा है, उन्हें समाज में अधिकार मिल रहा है। ठीक है, तो हमें उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जिस व्यक्ति ने इन लोगों के लिए ये सब किया है। इसीलिए जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों मेरा मानना यह है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केवल पिछड़े वर्ग या दलित या महादलित वर्ग के लोग ही क्यों पूजे, सभी वर्ग के लोगों को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान केवल दलित या दलित वर्ग के लोगों के लिए नहीं बनाया था, बल्कि देश के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के लिए बनाया था, सभी जात के लोगों के लिए बनाया था, सभी जात पात के लोगों के लिए उन्होंने उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो हमें क्या करना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना चाहिए और उनके जन्म तिथि पर हमें बाबू उनका जो जन्म दिवस है वो मनाना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा गया है आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव किस कारण संभव हुआ? तो समाज सुधार को और दलित जागरण के कारण। दलित वर्ग के लोगों ने जब जागना शुरू किया, जब उन्होंने अपने मांगों को मांगना शुरू किया, जब उन्होंने शिक्षा को प्राप्त करके शिक्षा के आधार पर जब उन्होंने समाज में अपना स्थान बनाना शुरू किया और कुछ समाज सुधारक महापुरुषों के द्वारा जब इन्हें प्रोत्साहन मिलने लग गया, तो बाबू इस प्रकार से आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव आया। तो राइट आंसर इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर से संबंधित 80 और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो मिलाकर मैंने आप सभी को 160 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो आप लोग इसे शेयर कीजिएगा और बिल्कुल भी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।